तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आजादी लड़कर मिलती है, मांग कर नहीं। आजादी की इस लड़ाई में हमारा खून बहेगा और उसकी कीमत होगी आजादी। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये एक आग थी जो कि एक इंसान के अंदर जल रही थी। एक ऐसा इंसान जिसने अंग्रेजों से आजादी मांगी नहीं बल्कि उन्हें ललकारा। ये कहानी है एक ऐसे देशभक्त की, एक ऐसे क्रांतिकारी की जिन्होंने अंग्रेजों को चुनौती दी, दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर साम्राज्य को हिलाकर रख दिया, लेकिन जिनकी मौत आज भी एक रहस्य है। ये कहानी है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। आज की इस वीडियो में मैं आपको नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन को कहानियों के रूप में समझाऊंगा और बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगा। हमारे देश के हर नागरिक के मन में कभी न कभी एक बात जरूर आती है कि आज़ादी की लड़ाई में सबसे बड़ा योगदान किसका था। इतिहास हमें बताती है कि भारत को आज़ादी मिली है अहिंसा से, लेकिन क्या सच सिर्फ इतनी ही है? जिस समय हमारे देश को आज़ादी मिली थी उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लेमेंट एटली। क्लेमेंट एटली जब 1956 में भारत आए थे तो उनकी मुलाकात हुई थी पश्चिम बंगाल के कार्यवाहक गवर्नर फनी भूषण चक्रवर्ती से। तो चक्रवर्ती साहब ने सीधे उनसे पूछ दिया कि अंग्रेजों ने भारत छोड़ने का फैसला क्यों किया। तो कहा जाता है कि एटली का जवाब था कि इसका सबसे बड़ा कारण था नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनकी सेना आजाद हिंद फौज। फिर उनसे जब ये पूछा गया कि गांधी जी के आंदोलन का प्रभाव कितना था तो उनका जवाब था बहुत कम। मैं यहाँ पर यह नहीं कहता हूँ कि हमारे देश की आज़ादी में गांधी जी के आंदोलन का प्रभाव नहीं था। मैं भी मानता हूं कि उनका प्रभाव हमारे देश की आज़ादी में बहुत ज़्यादा था। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में ब्रिटिश सरकार क्या सोचती थी। तो सबसे पहले हम इसी के बारे में बात करते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किस तरह से की थी और देश की आज़ादी में इसका कितना योगदान था। इसी घटना में हम दुनिया के एक सबसे बड़े रहस्य के बारे में भी बात करेंगे, जो है उनकी मौत का रहस्य, जो कि आज भी एक रहस्य ही बना हुआ है। इस घटना का जन्म होता है सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के वैचारिक मतभेद से। वैसे महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के रिश्ते बहुत ही अच्छे थे, लेकिन दोनों का विचार अलग था। महात्मा गांधी बात करते थे अहिंसा की और वो कहते थे और मानते भी थे कि अहिंसा के द्वारा ही हम अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर कर देंगे और अपने देश को आज़ादी भी दिलाएंगे। लेकिन सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि अहिंसा एक तरफा नहीं हो सकती। एक तरफ ब्रिटिश सरकार हमारे देश के नागरिकों पर जुल्म कर रही है और अत्याचार कर रही है, और अगर हम बात करें अहिंसा की तो ये अहिंसा सिर्फ एक तरफा होगी। इससे हमें आज़ादी कभी नहीं मिल सकती और इसलिए अगर जरूरत पड़ी तो हमें हथियार उठाने के लिए भी तैयार रहनी चाहिए। और इसीलिए उन्होंने कहा भी था कि आज़ादी लड़कर मिलती है, मांग कर नहीं। और उन्होंने नारा भी दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस दोनों का लक्ष्य एक ही था, आज़ादी, लेकिन दोनों के रास्ते अलग थे। सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी की बहुत इज्जत करते थे और सबसे पहले उन्होंने ही महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन के नाम से संबोधित किया था। 1929 में ब्रिटिश इंडिया के वाइस रॉय थे लॉर्ड इरविन और उन्होंने भारत को डोमिनियन स्टेटस ऑफर किया था। इसके पहले 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक रिपोर्ट सबमिट की गई थी, जिसे कि नेहरू रिपोर्ट भी कहा जाता है, और उसमें भी डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी। कहा जाता है कि जब लॉर्ड इरविन ने डोमिनियन स्टेटस प्रपोज किया था तो महात्मा गांधी उसके पक्ष में थे, क्योंकि वो मानते थे कि यह आज़ादी की तरफ हमारा पहला कदम है और हमें धीरे धीरे आज़ादी भी मिल जाएगी। लेकिन सुभाष चंद्र बोस डोमिनियन स्टेटस के पक्ष में बिल्कुल नहीं थे और वो कहते थे कि हमें चाहिए पूरी आज़ादी, पूर्ण स्वराज। इसीलिए 1928 के कलकत्ता अधिवेशन में जब महात्मा गांधी ने डोमिनियन स्टेटस की बात की तो सुभाष चंद्र बोस ने पूरी तरह से कह दिया कि हमें तो चाहिए पूरी आज़ादी, पूर्ण स्वराज। क्योंकि डोमिनियन स्टेटस का मतलब था कि हमें थोड़ी बहुत आज़ादी तो मिल जाएगी, लेकिन अल्टीमेटली हम ब्रिटिश सरकार के अधीन ही रहेंगे और हम गुलाम ही कहलाएंगे। डोमिनियन स्टेटस में भारत के लोग सरकार जरूर चलाते, लेकिन पॉलिसी ब्रिटिश सरकार ही बनाती। इसमें ना हमें पॉलिसी बनाने की आज़ादी थी और ना ही डिसीजन लेने की। डोमिनियन स्टेटस में भारत को हर बार ब्रिटिश असेंबली का अप्रूवल लेना पड़ता, चाहे वो फॉरेन रिलेशन हो, डिफेंस हो, कम्युनिकेशन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर कोई भी बड़े डिसीजन हो।
मतलब कि पॉलिसी ब्रिटिश सरकार बनाती, सारे डिसीजन ब्रिटिश सरकार लेते और हम सिर्फ सरकार चलाते और उनके डिसीजन और उनकी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते। इसीलिए सुभाष चंद्र बोस को ये डोमिनियन स्टेटस बिल्कुल ही मंजूर नहीं था। तो सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी और कांग्रेस के बड़े नेता को इस बात के लिए राजी कर लिया कि हमें नहीं चाहिए डोमिनियन स्टेटस, हमें चाहिए पूर्ण स्वराज। और इसका नतीजा ये हुआ कि दिसंबर 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें मांग की गई पूरी आज़ादी की, पूर्ण स्वराज की, कंप्लीट फ्रीडम, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की। इसके बाद भारत ने 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस भी मनाया और ये सिलसिला 1947 तक चलता रहा। अब इसके बाद सुभाष चंद्र बोस एक बड़े नेता के रूप में उभरने लगे और उनका प्रभाव देश भर में पड़ने लगा। अब इसके बाद आया 1939, जबकि वर्ल्ड वार 2 चल रहा था और दुनिया भर के देश आपस में लड़ रहे थे। तो सुभाष चंद्र बोस को लगा कि इस समय दुनिया के देश लड़ रहे हैं तो हमें भी अपनी आज़ादी के लिए लड़नी चाहिए। लेकिन गांधी जी किसी भी तरह की हिंसा के पक्ष में नहीं थे और वो अहिंसा के द्वारा ही आज़ादी प्राप्त करना चाहते थे। 1938 के कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को सर्वसम्मति से कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया था। अब 1939 में, जो कि वर्ल्ड वार 2 का समय था, जब सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के साथ लड़कर आज़ादी की बात करने लगे तो महात्मा गांधी को उनकी बात पसंद नहीं आई और दोनों के बीच के वैचारिक मतभेद उभर कर सामने आने लगे। अब चूंकि उस समय सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे और आज़ादी के तरीकों को लेकर महात्मा गांधी के साथ उनका विचार मिल नहीं रहा था, तो 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने ही प्रपोज किया कि फिर से कांग्रेस के प्रेसिडेंट का इलेक्शन करवाया जाए। तो महात्मा गांधी ने डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया को कांग्रेस प्रेसिडेंट के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया और उन्हें सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ खड़ा किया। उन्होंने ये भी कहा कि सीतारामैया की जीत मेरी जीत होगी और उनकी हार मेरी हार होगी। फिर चुनाव हुआ और सुभाष चंद्र बोस को मिले 1580 वोट और सीतारामैया को 1377। मतलब कि सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के प्रेसिडेंट चुन लिए गए और महात्मा गांधी द्वारा समर्थित डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया हार गए। इस समय तक सुभाष चंद्र बोस का कद बहुत ही बढ़ चुका था और यही कारण था कि 1939 में कांग्रेस के प्रेसिडेंट के इलेक्शन में उन्होंने महात्मा गांधी द्वारा समर्थित कैंडिडेट सीतारामैया को भी हरा दिया। सुभाष चंद्र बोस के कांग्रेस के अध्यक्ष चुने जाने से गांधी जी खुश नहीं थे, क्योंकि उन्होंने कहा भी था कि सीतारामैया की हार मेरी हार होगी। महात्मा गांधी नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस जीते। उन्हें सुभाष चंद्र बोस से कोई समस्या नहीं थी, प्रॉब्लम थी विचारधारा की। महात्मा गांधी अहिंसा का समर्थन करते थे, जबकि सुभाष चंद्र बोस मानते थे कि सिर्फ अहिंसा से हमें आज़ादी नहीं मिल सकती, क्योंकि अहिंसा एक तरफा नहीं हो सकती। उनका मानना था कि जरूरत पड़ने पर हमें ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हथियार भी उठानी चाहिए। अब सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष तो बन गए, लेकिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी और ज्यादातर वरिष्ठ नेता महात्मा गांधी के साथ थे और उनका समर्थन कर रहे थे। तो अब सुभाष चंद्र बोस के लिए काम करना बहुत ही मुश्किल हो गया। वो अध्यक्ष तो थे, लेकिन टीम उनका साथ नहीं दे रही थी। तो अब सुभाष चंद्र बोस को समझ में आ गया कि इस तरह से काम करना बहुत ही मुश्किल है और हमारा जो लक्ष्य है देश की आज़ादी, उसे हम इस तरह से प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और एक नई पार्टी बनाई जिसका नाम था ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। तो अब सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस से बाहर हो चुके थे, तो उनके मन में एक ख्याल आया कि क्यों न मैं देश से बाहर जाकर एक ग्लोबल अलायंस बनाऊं। और यहाँ से शुरू हुई आज़ाद हिंद फौज बनने की कहानी, जिसने कि स्वतंत्रता के संग्राम में एक नई जान फूंक दी। जब 1939 में वर्ल्ड वार 2 शुरू हुआ तो उसमें दुनिया 2 गुट में बढ़ चुकी थी, एक्सिस पावर और एलाइड पावर। उस समय ब्रिटिश सरकार, जो कि हमारे देश के ऊपर शासन कर रही थी, वो एलाइड पावर का हिस्सा थी। एलाइड पावर में यूनाइटेड किंगडम के साथ थे यूएसए, यूएसएसआर, चाइना और फ्रांस। और दूसरी तरफ एक्सिस पावर के जो मेजर देश थे उसमें था नाजी का जर्मनी, इटली और जापान। तो यहाँ पर हुआ क्या, जब वर्ल्ड वार 2 शुरू हुआ तो ब्रिटिश सरकार ने हमारे देश के नेताओं से पूछा भी नहीं और हमें भी वर्ल्ड वार 2 का हिस्सा बना दिया। तो ये बात भारतीयों को पसंद नहीं आई। कांग्रेस ने इसका विरोध किया, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने इसका जमकर विरोध किया। जुलाई 1940 में जब सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता में एक मार्च लीड कर रहे थे तो उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है और उन्हें जेल में भेज दिया जाता है। जेल में सुभाष चंद्र बोस भूख हड़ताल कर देते हैं और धीरे धीरे उनकी तबीयत बिगड़ने लगती है।
तो एक सप्ताह के अंदर ही ब्रिटिश सरकार उन्हें जेल से रिहा कर देती है, लेकिन उन्हें हाउस अरेस्ट पर रख दिया जाता है। जब सुभाष चंद्र बोस अपने घर में नजरबंद थे तो उनके मन में एक ख्याल आता है कि ब्रिटिश जो है वो है एलाइड पावर का हिस्सा, तो मैं अपनी देश की आजादी के लिए क्यों न एक्सिस पावर के किसी देश का समर्थन लूं। अब ये काम घर पर बैठकर तो हो नहीं सकता था, अगर उन्हें दूसरे देश का समर्थन चाहिए था तो वहां पर जाना जरूरी था। तो अब सुभाष चंद्र बोस ने देश से बाहर निकलने का प्लान बनाना शुरू किया और यहाँ से शुरू होती है आजाद हिंद फौज बनने की कहानी। वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटेन था एलाइड पावर का हिस्सा और जर्मनी एक्सिस पावर का। तो सुभाष चंद्र बोस ने सोचा कि इंग्लैंड का दुश्मन है एक्सिस पावर, तो एक्सिस पावर के किसी देश से मदद लेते हैं। और इसीलिए उन्होंने निश्चय किया कि वो एक्सिस पावर के एक देश जर्मनी जाएंगे और अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए वो जर्मनी की मदद मांगेंगे। अब उन्होंने पता करना शुरू किया कि जर्मनी तक जाया कैसे जाए। सुभाष चंद्र बोस पंजाब के एक कम्युनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से संपर्क करते हैं और उनसे वो पता करते हैं कि जर्मनी जाने का रास्ता क्या है। उन्हें बताया जाता है कि वो अफगानिस्तान के रास्ते सोवियत यूनियन पहुंच सकते हैं और वहां से वो जर्मनी जा सकते हैं। जर्मनी पहुंचने के लिए सुभाष चंद्र बोस 16-17 जनवरी 1941 की आधी रात को किसी तरह अपने घर से निकल जाते हैं। सुभाष चंद्र बोस अपना भेष बदल लेते हैं और किसी के पूछने से वो बताते हैं कि वो एक इंश्योरेंस एजेंट हैं और अपना नाम वो बताते हैं मोहम्मद जियाउद्दीन। वो कलकत्ता से गोमो पहुंच जाते हैं, फिर गोमो से कालका मेल पकड़कर वो पहुंच जाते हैं नई दिल्ली। इसके बाद नई दिल्ली में वो ट्रेन बदलते हैं और वहां से वो पहुंच जाते हैं पेशावर। पेशावर में उन्हें रिसीव करते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक के एक लीडर जिनका नाम था मियां अकबर साहब। पेशावर में सुभाष चंद्र बोस फिर से अपना भेष बदल लेते हैं और वो बन जाते हैं एक पठान और खुद को वो गूंगा और बहरा बताते हैं। फिर किसी तरह से वो पेशावर से पहुंच जाते हैं अफगानिस्तान की राजधानी काबुल और इस तरह से वो ब्रिटिश इंडिया से पूरी तरह से बाहर निकल जाते हैं। काबुल में फिर से सुभाष चंद्र बोस अपना भेष बदल लेते हैं और वो बन जाते हैं एक इटालियन और खुद का वो नाम रख लेते हैं ओरलांडो मजोटा। यहाँ पर कुछ संपर्क के द्वारा वो अपना एक इटालियन पासपोर्ट भी बना लेते हैं और वहां से वो पहुंच जाते हैं रूस की राजधानी मॉस्को। फिर मॉस्को से एक ट्रेन पकड़कर वो जर्मनी की राजधानी बर्लिन पहुंच जाते हैं। 16-17 जनवरी 1941 की रात को सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता से बाहर निकलते हैं और वो बर्लिन पहुंचते हैं 2 अप्रैल 1941 को। मतलब कि कलकत्ता से जर्मनी पहुंचने में उन्हें 2.5 महीने का समय लग जाता है। जर्मनी में उनका सबसे बड़ा मकसद था एक भारतीयों की फौज बनाना जो कि ब्रिटिश सरकार से लड़ सके। उनका ध्यान था प्रिजनर ऑफ वार के ऊपर, जिनको इकट्ठा करके वो भारतीयों की एक फौज बनाना चाहते थे। उस समय जर्मनी के ऊपर वहां के तानाशाह हिटलर का शासन था। अब सुभाष चंद्र बोस जर्मनी में फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना करते हैं। फिर वो हिटलर को एक मेमोरेंडम सबमिट करते हैं जिसमें वो हिटलर से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपनी सेना के साथ भारत के ऊपर आक्रमण कर दे ताकि ब्रिटिश को भारत से भगाया जा सके। लेकिन हिटलर की तरफ से उन्हें कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलता है, क्योंकि हिटलर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि इंडिया आजाद रहे या फिर गुलाम। सुभाष चंद्र बोस जर्मनी में ओरलांडो मजोटा के नाम से दाखिल हुए थे और अभी तक वो इसी नाम से वहां रह रहे थे। इसके बाद फरवरी 1942 में सुभाष चंद्र बोस एक फैसला लेते हैं, क्या वो इस ओरलांडो मजोटा के नाम को छोड़ेंगे और अपने असली नाम के साथ वो दुनिया के सामने आएंगे। इसके बाद वो आजाद हिंद रेडियो पर आते हैं और अपना संदेश वो दुनिया के सामने पहुंचाते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी में ही आजाद हिंद रेडियो की शुरुआत की थी और इसका मकसद था भारतीयों में जागृति फैलाना, अंग्रेजी प्रचार का जवाब देना और स्वतंत्रता की आग जलाना। जिस समय अंग्रेज भारतीयों की आवाज को दबा रहा था, उसी समय आजाद हिंद रेडियो आजादी की आवाज बन गया था और ये सब हो पाया था सुभाष चंद्र बोस के कारण। अब सुभाष चंद्र बोस जर्मनी में इंडियन प्रिजनर ऑफ वार से मिलते हैं जो कि जर्मनी की कैद में थे। उस समय सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था और भारतीय लोग ब्रिटिश सरकार की तरफ से लड़ रहे थे। अब चूंकि जर्मनी ब्रिटिश के खिलाफ लड़ रहे थे, तो उस समय भारतीय सैनिक जो युद्ध में पकड़े गए थे वो जर्मनी में प्रिजनर ऑफ वार की तरह रह रहे थे। अब सुभाष चंद्र बोस जर्मनी सरकार की अनुमति लेकर इंडियन प्रिजनर ऑफ वार से मिलते हैं और उन्हें बताते हैं कि वो उनकी सहायता से एक इंडियन आर्मी खड़ा करना चाहते हैं जो कि ब्रिटिश को भारत से बाहर निकाल सके। सुभाष चंद्र बोस लगभग 10,000 इंडियन प्रिजनर ऑफ वार से मिलते हैं। उसमें से लगभग 4 से 5,000 लोग उनकी इस मुहिम में शामिल होने के लिए तैयार हो जाते हैं।
इसके बाद जनवरी 1942 में सुभाष चंद्र बोस इंडियन प्रिजनर ऑफ वार की मदद से एक फौज की स्थापना करते हैं जिसका नाम रखा जाता है इंडियन लीजन। फिर 29 में 1942 को सुभाष चंद्र बोस की मुलाकात होती है जर्मनी के तानाशाह हिटलर से। जब नेताजी हिटलर से मिले तो उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए जर्मनी की सहायता मांगी, लेकिन हिटलर का ध्यान यूरोप पर था, भारत उनकी प्राथमिकता नहीं थी। तो नेताजी समझ गए कि जर्मनी मदद तो करेगा लेकिन सीमित सीमा तक। फिर भी उन्होंने फैसला किया कि उन्हें जर्मनी से जितनी भी मदद मिलती है वो उसका उपयोग करेंगे, क्योंकि उनके जीवन का सिर्फ एक मकसद था, देश की आज़ादी। इसी को ध्यान में रखते हुए 26 अगस्त 1942 को इंडियन लीजन के मेंबर का शपथ समारोह आयोजित किया गया। इंडियन प्रिजनर ऑफ वार जो कि कभी ब्रिटिश सरकार की तरफ से लड़े थे, अब वो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ने की शपथ ले रहे थे। और ये सब मुमकिन हो पाया नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रयास से। हिटलर से मुलाकात के बाद सुभाष चंद्र बोस ये समझ जाते हैं कि हिटलर उनकी बहुत ज्यादा मदद नहीं करेंगे, इसीलिए धीरे धीरे अब वो रुख करते हैं जापान की तरफ। जापान की तरफ वो इसीलिए रुख करते हैं क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में जापान भी एक्सिस पावर का हिस्सा था और वो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ रहा था। फरवरी 1942 में जापान सिंगापुर में ब्रिटेन को हरा देता है और सिंगापुर जापान के अधीन आ जाता है। यहाँ पर लगभग 40,000 इंडियन प्रिजनर ऑफ वार थे जो कि ब्रिटिश सरकार की तरफ से लड़ रहे थे और जापान के द्वारा ये युद्धबंदी बना लिए गए थे। यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस को एक बहुत बड़ा अवसर दिखता है और वो सोचते हैं कि क्यों न इन सब लोगों को वो अपनी आर्मी का हिस्सा बना ले जो कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ सके। 8 फरवरी 1943 को सुभाष चंद्र बोस जर्मनी छोड़कर जापान की तरफ निकल पड़ते हैं। 3 महीने तक पनडुब्बी में बैठकर समुद्र की यात्रा करते हुए 8 में 1943 को वो पहुंच जाते हैं सुमात्रा आइलैंड जो कि अभी इंडोनेशिया में पड़ता है। वहां से वो एक फ्लाइट पकड़ते हैं और 16 में 1943 को पहुंच जाते हैं जापान की राजधानी टोक्यो। जापान में सुभाष चंद्र बोस वहां के प्राइम मिनिस्टर से मिलते हैं और अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने के लिए उनकी मदद मांगते हैं। नेताजी को जर्मनी में हिटलर से बहुत ज्यादा मदद नहीं मिली, लेकिन जापान के प्रधानमंत्री उनकी मदद करने के लिए तैयार हो गए। जापान के प्रधानमंत्री एक अनाउंसमेंट करते हैं जिसमें वो कहते हैं कि हम भारत की आज़ादी में उनकी मदद करेंगे। जब सुभाष चंद्र बोस जापान पहुंचे तो वहां पहले से ही एक इंडियन फ्रीडम फाइटर मौजूद थे जिसका नाम था रस बिहारी बोस। रस बिहारी बोस जापान में इंडियन नेशनल आर्मी को लीड कर रहे थे। अब यहाँ पर आप शायद सोच रहे होंगे कि आईएनए की स्थापना तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। आईएनए की स्थापना 1942 में मोहन सिंह ने की थी। रस बिहारी बोस आईएनए के एक लीडर थे और सुभाष चंद्र बोस ने इसे आगे बढ़ाया। 2 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस रस बिहारी बोस के साथ सिंगापुर पहुंचते हैं और वहां पर उनका भव्य स्वागत किया जाता है। सिंगापुर पहुंचकर सुभाष चंद्र बोस इंडियन नेशनल आर्मी की कमान अपने हाथ में ले लेते हैं। सिंगापुर में भारतीय सैनिक ब्रिटिश सरकार की तरफ से लड़े थे और हारने के बाद वो जापान के द्वारा युद्धबंदी बना लिए गए थे। उसी में से बहुत से लोग आईएनए का हिस्सा बन चुके थे। अब चूंकि जापान के प्रधानमंत्री ने सुभाष चंद्र बोस को भारत की आज़ादी के लिए पूरा समर्थन देने का वादा किया था, तो धीरे धीरे इंडियन प्रिजनर ऑफ वार को उन्होंने सुभाष चंद्र को सौंप दिया। सुभाष चंद्र बोस ने आईएनए को रिवाइव किया। धीरे धीरे लोग उसमें जुड़ते चले गए और ये एक बड़ी फौज तैयार हो गई जिसका नाम दिया गया आज़ाद हिंद फौज। अब यहीं पर सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया। दिसंबर 1943 में जापान की सेना भारत के अंडमान और निकोबार आइलैंड पर आक्रमण कर देती है और ब्रिटिश सरकार को वहां से खदेड़ देती है। अंडमान और निकोबार से ब्रिटिश को खदेड़ने के बाद जापान की सरकार इस टेरिटरी को सुभाष चंद्र बोस को हैंड ओवर कर देती है और इस तरह से अंडमान एंड निकोबार आइलैंड भारत की पहली टेरिटरी बन जाती है जो कि ब्रिटिश सरकार से पूरी तरह से आजाद हो जाती है। 30 दिसंबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस के द्वारा पोर्ट ब्लेयर में भारत का झंडा भी लहरा दिया जाता है। इसके बाद नेताजी आईएनए की हेडक्वार्टर को सिंगापुर से हटाकर बर्मा में शिफ्ट कर देते हैं। आईएनए हेडक्वार्टर को बर्मा में शिफ्ट करने का 2 कारण था। पहला, उस समय बर्मा जापान के अधीन था और दूसरा, ये भारत के बहुत ही करीब था। इसके बाद अटैक करने के लिए अगला टारगेट सेट किया जाता है इम्फाल और कोहिमा। मार्च 1944 में आज़ाद हिंद फौज की सेना जापानीज की मदद से यहाँ पर अटैक कर देती है।
इस लड़ाई में एक तरफ थी आजाद हिंद फौज की सेना और जापानी सेना और दूसरी तरफ ब्रिटिश की सेना, जिसमें कि ज्यादातर भारतीय सैनिक ही थे। ये लड़ाई लगभग 4 से 5 महीने तक चलती है। शुरुआत में आजाद हिंद फौज को बहुत सफलता मिलती है और ये मणिपुर के एक जगह जिसका नाम था मोइरांग, वहां पर ये कब्जा भी कर लेती है और तिरंगा भी फहरा देती है। लेकिन इसके बाद परिस्थितियां बदलने लगती है। बारिश का मौसम और सप्लाई की कमी के कारण आईएनए और जापानी सेना धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी थी। उस समय वर्ल्ड वार 2 भी चल रहा था और जापानी सेना लगातार अमेरिका के हाथों लॉसेस सह रही थी। वर्ल्ड वार 2 में लगातार लॉसेस के कारण अब जापान की सरकार सुभाष चंद्र बोस को अपना पूरा समर्थन दे नहीं पा रही थी। अब आईएनए के पास रिट्रीट करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचता है और वो वहां से निकल जाती है और बर्मा पहुंच जाती है। और इसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस पब्लिकली एक्नॉलेज करते हैं कि ये कैंपेन पूरी तरह से फेल हो गया है। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस वहां से निकल जाते हैं, वो सिंगापुर पहुंच जाते हैं और वो फिर से एक बार आईएनए को बनाने में लग जाते हैं। अब धीरे धीरे वर्ल्ड वार 2 अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था और जर्मनी और जापान दोनों ही इस युद्ध में बुरी तरह से पराजित हो चुकी थी। हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम के हमले के बाद जापान ने सरेंडर कर दिया था और जर्मनी में हिटलर ने खुदकुशी कर ली थी। अब देश की आज़ादी के लिए सुभाष चंद्र बोस नए तरीके पर विचार करने लगे थे। उन्होंने प्लान किया कि वो सोवियत संघ जाकर भारत की आज़ादी के लिए उनसे वो मदद मांगेंगे। उनका प्लान था सिंगापुर से बाहर निकलकर जापान जाने का। रास्ते में एक चीनी टेरिटरी था जिसका नाम था मंचूरिया। इसके ऊपर सोवियत संघ ने आक्रमण करके इसे अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया था। तो नेताजी का प्लान था सिंगापुर से बाहर निकलकर थाईलैंड, वियतनाम और ताइवान के रास्ते मंचूरिया पहुंचने का, वहां यूएसएसआर गवर्नमेंट से मिलकर उनकी मदद मांगने का और फिर वहां से जापान जाने का। 16 अगस्त 1945 को नेताजी जापानी सैन्य अधिकारियों की मदद से सिंगापुर से निकलकर बैंकॉक पहुंच जाते हैं। फिर बैंकॉक से वियतनाम और वियतनाम से वो ताइवान पहुंच जाते हैं। अब 18 अगस्त 1945 को दिन के 2 बजे विमान ताइवान से मंचूरिया के लिए उड़ान भरती है। उड़ान भरने के कुछ मिनट बाद ही एक बड़ा धमाका होता है और ये प्लेन क्रैश कर जाती है। कहा जाता है कि इसी प्लेन क्रैश में सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो जाती है। वैसे ये अभी भी एक विवाद का विषय बना हुआ है। खबर आती है कि प्लेन क्रैश में नेताजी की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन ये खबर एक रहस्य बन जाती है जो कि आज भी एक रहस्य बनी हुई है। कुछ लोगों का कहना है कि नेताजी सोवियत यूनियन पहुंच गए थे और वहां पर उन्हें बंदी बना लिया गया था। बहुत जगह ये भी खबर छपी कि उस दिन ताइवान में कोई प्लेन क्रैश हुआ ही नहीं था। बहुत लोगों का ये भी मानना है कि प्लेन क्रैश सिर्फ एक दिखावा था और असल में नेताजी भारत लौट गए थे और वो अयोध्या में एक बाबा बनकर रह रहे थे। वैसे क्या सच है और क्या झूठ, ये आज भी एक रहस्य ही बना हुआ है। उनकी मौत के बारे में सच चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन एक बात तो पूरी तरह से सच है कि स्वतंत्रता के आंदोलन में नेताजी ने एक नई जान फूंक दी थी। सुभाष चंद्र बोस ने जो कुछ भी काम किया उसकी चिंगारी की लहर अब पूरे देश में फैलने लगी थी। ब्रिटिश इंडिया के अंदर जो नेवी की सेना थी उसके अंदर जो भारतीय थे उसने बगावत शुरू कर दी। जो भारतीय सैनिक थे उसने साफ कह दिया कि अब हम तुम्हारे लिए काम नहीं करेंगे। अब ब्रिटिश एयरफोर्स के अंदर जो भारत के लोग थे उसने भी बगावत शुरू कर दी। नेवी और एयरफोर्स के बाद आर्मी में भी बगावत शुरू हो गई और धीरे धीरे ये बगावत पूरे देश में फैल गई। अब अंग्रेजों को लगने लगा कि आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में जो भारतीय लोग हैं इनके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता है। भारत में जो ब्रिटेन की सेना थी उसमें ज्यादातर भारतीय ही थे और बिना भारतीय के सहयोग से उनके लिए काम करना संभव नहीं था। कहा जाता है कि भारत में जो ब्रिटिश की सेना थी उसमें 24 से 25 लाख भारतीय थे और सिर्फ 2 से 2.5 लाख ही ब्रिटिश के लोग थे। आजाद हिंद फौज और नेताजी की मृत्यु का भारतीय सैनिकों के ऊपर इतना असर पड़ा कि उन्होंने अंदर से विद्रोह करना शुरू कर दिया। जब भारतीय सैनिकों का गुस्सा खुलकर सामने आने लगा तब ब्रिटिश सरकार को लगने लगा कि अब शायद हमारे यहाँ से जाने का वक्त आ चुका है। ये प्रभाव था सुभाष चंद्र बोस और उनके आजाद हिंद फौज का। आज शायद आपको पता चला होगा कि भारत को आज़ादी दिलाने में नेताजी का कितना बड़ा रोल था।
मैंने वीडियो के शुरू में बताया भी था कि 1945 से 1951 तक ब्रिटिश के जो प्राइम मिनिस्टर थे क्लेमेंट एटली, जब वो भारत आए थे और जब उनसे ये पूछा गया था कि आप तो वर्ल्ड वार 1 भी जीत चुके थे, वर्ल्ड वार 2 भी, आप बहुत स्ट्रांग थे, फिर आपने भारत छोड़ने का निर्णय क्यों किया? तब उन्होंने जवाब दिया था कि हमारी सेना के अंदर भारतीयों ने जो विद्रोह कर दिया था उससे हम टूट चुके थे। और इस विद्रोह का कारण क्या था ये मैंने आपको बताया ही कि इसका कारण था आज़ाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु। तो आज आपको समझ में आ ही गया होगा कि सुभाष चंद्र बोस ने देश की आज़ादी के लिए क्या किया। तो आज की इस वीडियो में हमने सुभाष चंद्र बोस के जीवन के सबसे इम्पोर्टेंट पहलू को टच किया। उनका सबसे बड़ा योगदान था भारत से बाहर निकलकर आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करना। इसके बारे में हमने डिटेल में बात किया। वैसे उनके जीवन के बारे में अभी भी बहुत कुछ बात किया जा सकता है, तो मैं और थोड़ा रिसर्च करूंगा और इनके जीवन के बारे में एक और नया वीडियो बनाऊंगा। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।